क्वेश्चन नंबर 41 एरिक। ये एक बार कर लेते हैं। Calculate Eric's total after-tax proceeds in respect of the two capital gains tax disposals in the tax year 24-25. Eric is a UK resident and domiciled. Is a higher rate taxpayer, is in ill health and is expected to die within next few months. ठीक है, चलो ये कर लेते हैं। हमें उसका कैलकुलेट करना है आफ्टर टैक्स प्रोसीड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द टू कैपिटल गेन्स टैक्स डिस्पोजल्स। ठीक है, हम लोग सबसे पहले तो क्या बेच रहे हैं। Eric has made no disclosure for capital gains tax 24-25 other than those detailed below. Eric received insurance proceeds of 10,000 following damage of to a valuable painting, okay, and sold half of his shareholding in Malaga PLC for 11.5 per share, okay. Damaged painting के बारे में ये damaged painting, damaged painting. Purchased the painting for 46,000 in July 2022. Painting was damaged in October 24, such that the immediate value after the sale was 38,000. Insurance proceeds of 10,000 were received by Eric on 1st of December 2024. Eric has not had the painting repaired. Okay. Oh, एक मिनट। What? ओके, तो फिर मतलब सारे सारे चार्जेबल गेन्स मतलब हो जाएगा। The asset was damaged and not destroyed. And see that the damage was for नहीं यार, इतना परसेंट के लिए परसेंट वैसे जाए जाए तो मैं बोल रहा हूँ सीधा अपन अपना नॉर्मल जो करते हैं ऐसे ही करते हैं इस चीज को। ए प्लस बी the part of insurance proceeds received we purchased the painting for 46,000, तो मतलब उसकी कॉस्ट थी 46,000 की। A is the insurance proceeds that I have received. B is 38,000। ये हो गया, तो कॉस्ट मुझे इतनी मिलती है। तो फिर सेल प्रोसीड्स मतलब इंश्योरेंस प्रोसीड्स, वही इंश्योरेंस प्रोसीड्स लेस कॉस्ट ऑफ इट्स नहीं, कॉस्ट ऑफ एसेट्स नहीं ना, कॉस्ट ऑफ द डैमेज्ड पेंटिंग गेन्स। 417 के मुझे गेन्स आते हैं, ठीक है ना। जेबल गेन्स। अब आते हैं मालागा पीएलसी शेयर्स। मालागा पीएलसी शेयर्स। तो मैं क्या बोला था, इसको मैं जरा कंट्रोल करके यहाँ पे लिख देता हूँ इन सब चीजों को। एक्चुअली यू नो व्हाट, नहीं रहने दो, इसको ऐसे ही रहने दो। मालागा पीएलसी के शेयर्स। मालागा पीएलसी इज अ quoted trading company with 2 lakhs issued shares. 80% of the Malaga PLC's chargeable assets have been for chargeable business assets. Okay. Eric gives Eric has was given
12,000 of the shares in Malaga PLC by his sister on 5th of August 2021 when they were valued at 1,26,000. Eric's sister had purchased the share for 96,000 on 1st of March 19. Gift holder was claimed in respect of the gift of the shares on Eric on 5th of August 21. Okay. Eric paid inheritance tax arising in respect of the gift following the sister's death. ओके भाई बहुत ज्यादा चीज है भाई इसमें। भाई क्या क्या है भाई इसमें ऐसे सब चीजें क्यों आ जाती है भाई अचानक से मेरे लाइफ में भाई। I hear your voice if you feel like flying। सोल्ड मैंने देखो 6,000 शेयर्स बेचे थे मैंने 6,000 इंटू मैंने कितने बेचे थे भाई मैंने 11.5 बेचे थे। वर्किंग नोट्स ये मेरा हो गया। अब आते हैं अब आते हैं कॉस्ट एक्विजिशन निकालना है उस चीज के ऊपर। 12,000 शेयर्स। एरिक सिस्टर परचेज दी शेयर्स फॉर 96,000। एरिक की सिस्टर ने ये शेयर्स 96,000 के परचेज किए हुए थे। तो मैं सबसे पहली बात तो यहाँ पे ना भाई गिफ्ट होल्ड ओवर मेरे को यहाँ पे लिखना चाहिए एक्चुअली। हाँ। अब मेरे को ठीक है मेरे को रियलाइज हो रहा है एक सेकंड ना। गिफ्ट होल्ड ओवर रिलीफ सिस्टर्स सिनेरियो सेल प्रोसीड्स गिफ्ट होल्ड ओवर रिलीफ सिविल गेन्स। एंड देन 0.8 होना चाहिए इसका। ठीक है ना तो मेरा गिफ्ट होल्ड ओवर 24,000 का बनता है। गिफ्ट होल्ड ओवर रिलीफ विच इज 20,000 का मेरे को बेस कॉस्ट आता है दिस माइनस दिस ये मेरे को मेरा बेस कॉस्ट मिल गया। अब मैं बेच रहा हूँ कितने शेयर सेल ऑफ 6,000 में कर रहा हूँ। गिफ्ट होल्ड ओवर रिलीफ टैक्सेबल गेन्स। सॉरी सॉरी गिफ्ट होल्ड ओवर ऐसे नहीं प्रेजेंट होगा ये माय बैड। ये खाली मैं बेस कॉस्ट में से माइनस करता हूँ माय बैड। फिर इसमें से मैं ए लेस करूंगा 3,000 का ये होगा 15,000 का टैक्सेबल गेन्स। हाँ अब आई थिंक मेरे को ये सब बराबर आया है। मेरे को बेसिकली गिफ्ट होल्ड ओवर रिलीफ क्लेम करना था वहां पे मेरी सिस्टर ने जब मुझे दिया था तो मुझे खाली 24,000 का बेसिकली मेरे को गिफ्ट होल्ड ओवर रिलीफ दिया था बिकॉज 80% उसमें से चार्जेबल बिजनेस एसेट्स हुआ करते थे है ना। अब ये मेरा हो गया। मुझे आफ्टर टैक्स प्रोसीड्स निकालना है ना भाई और मैं एरिक इज अ हायर रेट टैक्स पेयर क्या है भाई एरिक हायर रेट टैक्स पेयर है। तो देयरफॉर अभी बीपीआर अवेलेबल होगा नहीं होगा इज अ कोटेड ट्रेडिंग कंपनी पहली बात तो। और मैं काम वाम कुछ नहीं किया था तो ये जाने ही दो इसके ऊपर तो कुछ बीपीआर नहीं है। मैं क्या बोल रहा था मेरे को गिफ्ट मिले कब मिले थे। इन्वेस्टर अवेलेबल नहीं अनकोटेड ट्रेडिंग कंपनी नहीं है इन्वेस्टर रिलीफ नो बीएडीआर नो। मैं शायद पहले बीपीआर बोला गलती से बीएडीआर है वो एंड नो इन्वेस्टर रिलीफ रिलीफ ऑल्सो।
पेंटिंग अभी हायर रेट टैक्स पर। हाँ मुझे लगता है पेंटिंग के लिए भी ऑलमोस्ट सेम ही है यार, सारी 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 चीजें सेम ही है भाई। ये रहा बीपी। अरे भाई इतना खराब क्यों आ रहा है भाई फिगर, 83 में ऐसा क्यों आ रहा है? हाँ कुछ नहीं है क्या भाई, ये रुक जाओ। अरे हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब फिगर बराबर है, मैंने ये यहाँ पे क्लेम कर सकता था मैंने यहाँ पे, क्योंकि मैंने पहला एसेट ये बेचा था इसलिए, क्योंकि 83 ऐसा फिगर बहुत खराब लगता है ना भाई, इसलिए मैं वो ठीक है। बट इट्स फाइन, टोटल प्रोसीड्स रिसीव्ड। टोटल प्रोसीड्स मेरे को कितने मिलते हैं, टोटल प्रोसीड्स मेरे को मिल रहे हैं, वो मेरे को मिल रहे हैं, कहा गया भाई, ये प्लस ये 79,000 के, लेस कैपिटल गेन्स टैक्स विच इज आफ्टर टैक्स प्रोसीड्स, तो दिस माइनस दिस, वो इतना आता है भाई फिर आफ्टर टैक्स प्रोसीड। मेरे को एक्चुअली पहले ये यहाँ पे मैं माइनस करना चाहिए था, बाद में मेरे को उस चीज को यहाँ पे नीचे लेके जाना चाहिए था, बिकॉज मैंने पहला एसेट वो बेचा है, बाद में मैंने ये चीज बेची है, ऐसा सीन है। बट आई थिंक इट्स फाइन, बट क्योंकि आंसर सेम आने वाला है, आई नेवर वर्क फॉर मलागा, तो फिर बीपीआर नहीं मिलता है, तो ये सब हमें थियोरी में ये सब चीजें लिखनी है, 6 मार्क के लिए है। चलो 417, 18,000, 3083, नाइस। तो आफ्टर टैक्स प्रोसीड्स आ गए 75,917 के। परफेक्ट, नाइस, वेल डन, वेल सॉल्व्ड। ए हो गया। अभी बी, ऑन द assumption that Eric dies on 31st of March 26, advise on the availability and effect, if any, on of agricultural property relief, business property relief, and quick succession relief in respect of the farmland and the retained shares in Malaga PLC. Okay. BPR is available on quoted shares, given that 50% of the voting rights were held. ठीक है ना? In the current scenario, we can see that Malaga PLC is a quoted trading company with 2 lakh issued shares. However, Eric had held 12,000 of it, which is मतलब 50 तो नहीं है, which is only 6%. So therefore, BPR would not be available in case of Eric's case. ठीक है ना? ये अपन सबसे पहले बता देंगे। So therefore, whatever tax that has been has to be paid, IST that has to be paid in case of Malaga PLC shares would be paid completely. However, when we come down to agricultural property relief, we can see that, and अभी ये करना पड़ेगा। Eric owns farmland in UK, which has been released to a tenant farmer for last 10 years. The farmland has a market value of 4 lakh 20 and a agricultural value of 3 lakh 40,000. Eric's other assets, excluding remaining Malaga PLC, are valued at 4 lakh 8,000. Eric has made only one previous lifetime gift of 60,000 cash to his son, Zach, on 1st of July 2019. में वो कैलकुलेट कुछ नहीं करना है ना, नीचे करना है वो तो भाई। देखो, agricultural property relief will be available until the full of the agricultural value, which is 3,40,000. Therefore, the value will be reduced by the same amount, and the other value, मतलब the total farmland value of 80,000 will be taxable. ठीक है ना, वो अपन बता देंगे। क्विक सक्सेशन रिलीफ के बारे में उन्होंने बोला है ना, एक सेकंड। ना कोई और मरा था क्या? एक मिनट। हाँ ये देखो, एरिक पेड द इनहेरिटेंस टैक्स अराइजिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द गिफ्ट फॉलोइंग हिज सिस्टर अराउंड 1st of September 2021, so therefore there is a chance of gaining a quick succession relief on the Malaga PLC shares. I feel सिर्फ Malaga PLC shares के ऊपर ही ना? Yeah, I feel only on the Malaga PLC shares until the next 5 years. So therefore, if Eric dies before 1st of September 25, quick succession relief would be available, and thus we can see that as we are assuming that he died on 31st, no, quick succession relief will be available. अभी वो कैसे अवेलेबल होगा? द IHT पेड ऑन द फर्स्ट, IHT पेड ऑन द फर्स्ट दिया है क्या? नहीं दिया है यार। अरे
IHT arising into a particular percentage, और वो जो परसेंटेज होता है that if he dies within 0 to 1 years then 100%, 1 to 2 80, 2 to 3 60, 3 to 4 80 and 4 to 5, नहीं एक मिनट मैंने क्या बोला, एक मिनट, 100 80 60 40 20 ऐसा रहता है, 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, हाँ ऐसा रहेगा वो, ठीक है ना। ये अपन बता देंगे, थियोरी में बता देंगे कि अनफॉर्चुनेटली उनको नीचे कैलकुलेट करके भी चाहिए चीजें। Explain with the aid of calculation the impact on inheritance tax liability arising on Eric's death if Eric dies. Sorry, if Eric does not die. Sorry. If Eric does not die until 1st of August 26, भाई साहब, तो 1st of August 26 तक हमको जिंदा रखना पड़ेगा। हम्म। आई थिंक ये वाले के लिए उन्होंने पूछा, ये 7 साल वाले के लिए। इफ एरिक, तो यहाँ पे हम ऊपर ही बता देंगे कि वो नील रेड बैंड बेसिकली ये 60,000 के कैश के लिए यूज हो जाएगा, -6,000 करके। वेन ही डाइज ऑन 1st of August 26, ठीक है ना, द द पीईटी विच वॉज द 6,000 कैश विल नॉट बी एनी मोर टैक्सेबल, ठीक है ना। एंड देयर फोर, हाँ मतलब इट वोंट बी टैक्सेबल, वो अपन निकाल देंगे उस चीज को। ये सब चीजें अपने को चार्जेबल स्टेट में ही जा रही हैं, तो अपन चार्जेबल स्टेट ही अपने को बनाना पड़ेगा बी के सेकंड के लिए। Also, if he does not die until 1st of August 26, then he is further pushing the quick succession relief band that would have been available at the rate of, बताऊं मैं, 3 to 4 years के बीच में मर रहा था, so 3 to 4 years मतलब 40% will now fall down to 20% of the quick succession relief। ये अपन बता देंगे अभी यहाँ पे। फार्म लैंड 4,20,000 less APR on the agricultural value now when he is dying on 31st of March to sorry 1st of August 26, then the nil rate band would be fully refilled and will not utilize the 6,000 का जो कैश है, तो 6,000 माइनस 6,000, सॉरी 60,000 कैश माइनस 6,000 का एई जो यूज होता है, मतलब 54,000 का जो मेरा नील रेड बैंड पहले यूज हो रहा था वो अभी नहीं यूज होगा, ठीक है ना। यही मैं ऊपर बता दूंगा, ठीक है ना, रेड बैंड के साथ क्या हो रहा होगा वो सब, ठीक है ना। तो ये मैंने बता दिया 80,000 का वैल्यू, अदर एसेट एक्सक्लूडिंग रिमेनिंग एसेट्स, ठीक है ना। तो अदर एसेट्स का जो वैल्यू होगा वो होगा 4,08,000 का। फिर आते हैं मलागा पीएलसी शेयर्स, जिनके ऊपर बीपीआर नहीं है अवेलेबल, मैंने बोला था, और नहीं ही होगा अवेलेबल क्योंकि हमारे पास उतनी होल्डिंग ही नहीं है कंपनी की। आई थिंक दिस इज फाइन। मेरे पास होगा शेयर की वैल्यू भी नहीं दिया ना वो लोग ने, ऐसा सीन है। डोनेशन वगैरह कुछ किए नहीं है मैंने।
60,000 का लाइफ टाइम की प्लान मिल रेट बैंड मेरे को मिल गया। बीपीएल भी मैंने ले लिया, तो टोटल चार्जेबल इस्टेट लेस मिल रेट बैंड ऑफ 3,25,000 डेट टैक्स जो पेएबल होगा ना भाई, वो 92,800 का पेएबल होगा। टैपर रिलीफ तो नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है टैपर रिलीफ। क्विक सेसेशन रिलीफ मिल रहा है, बट द थिंग इज ना, मेरे को ये समझ में नहीं आया कि मुझे पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये मैं डायरेक्टली ले लूं। क्विक सक्सेशन रिलीफ विल बी अवेलेबल, बट अभी ये जो क्विक सक्सेशन रिलीफ है, इसका हम लोग एक्चुअली एक वर्किंग भी कर देते हैं। टैक्स पेएबल मतलब टैक्स पेड, बट एक्चुअली मुझे फिर उसके लिए पहले वाला टैक्स निकालना पड़ेगा कि मेरा पहला टैक्स कितना आ रहा था। अब ये तो मैंने कहीं दिया ही नहीं है ना कि पहला टैक्स कितना आ रहा था। नहीं यार, मैं छोड़ो, ये मेरे को पहला टैक्स कितना है, मेरे को वो दिया नहीं गया, तो मैं फिलहाल सिंपल कैलकुलेशन करके छोड़ रहा हूँ। देखते हैं, अगर गलत तो गलत। इतना पहले चेक कर लेते हैं। 74,240 ये मुझे फिलहाल आ रहा है। लेट्स चेक पहले इतना बराबर है कि नहीं। अगर लास्ट का खाली क्विक सक्सेशन रिलीफ गया था तो वो ठीक है, वो मैनेज हो जाएगा। बट बाकी सब बराबर है कि नहीं, पहले मुझे वो चेक करना है। फार्मलैंड, हाँ पहले इनकी थ्योरी पढ़ लेते। क्विक एपीआर वुड बी अवेलेबल फॉर फार्मलैंड बट ओनली ऑन द एग्रीकल्चर वैल्यू ऑफ 3,40,000 बराबर है। इट विल बी अवेलेबल एट द रेट ऑफ 100% as the land would have been owned by for more than 7 years prior to the death and occupied by tenant farmer throughout this period. BPR will not be available for the excess market value of the agricultural value of the land as Eric does not farm the land himself. एरिक को खुद से फार्म करना चाहिए। नो बीपीआर विल बी अवेलेबल, परफेक्ट है क्योंकि डज नॉट हैव कंट्रोल, परफेक्ट, ये लाइन भी हमने बराबर बोली थी। Quick succession leave will be available as a tax credit to reduce the inheritance tax payable in respect of these shares as part of Eric's death. This is because shares will have been subject to inheritance tax twice within a 5-year period on the potential exempt transfer becoming chargeable on the death of Eric's sister and again within Eric's death estate. QSR is calculated, तो उन्होंने क्विक सक्सेशन रिलीफ कैलकुलेट किया हुआ है। Death tax, inheritance tax based on paid on death sister into net transfer upon gross transfer into relevant percentage। 20% उन्होंने बोला। अच्छा एक मिनट, अगर मैं यहाँ से, मुझे गिफ्ट मिला कब है? 21 को मिला है। अगर मैं यहाँ से 5 साल जोड़ूंगा, उस एक मिनट, यहाँ पे मैं कब आता हूँ? नहीं नहीं नहीं, 31 मार्च 26 को अगर मेरी डेथ होती है तो क्या होता है ना, 31 मार्च 26, मतलब इट लैंड्स बिटवीन 4 to 5। ओ हाँ, राइट राइट, इट लैंड्स बिटवीन 4 to 5 years। तो पहले भी 20% ही आ रहा था, पहले पहले 40 नहीं था, पहले 20% ही था, बिकॉज उधर भी 4 to 5 था। इधर इधर भी 4 to 5 ही है नेक्स्ट केस में। ठीक है ना? तो अभी ये देखो, इनहेरिटेंस टैक्स पेएबल, ये देखो। अच्छा, उन्होंने इतना सा कैलकुलेशन किया, दे हैव नॉट डन एनी मोर कैलकुलेशन फॉर इट। ओ, मैंने पूरा कैलकुलेट किया। उन्होंने बोले पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली exactly, क्योंकि सी मैं वही बोल रहा था कि पूरा कैलकुलेट हो नहीं पाएगा क्योंकि क्यूएसआर का ये वाला फॉर्मूला उन्होंने दिया ही नहीं है ऐसे। बट हाँ, ये लाइफ टाइम की चीज तो हमने बताई थी कि भाई 54,000 का अभी जो नीलेट बैंड है पूरा का पूरा मिल जाएगा। सो एज एरिक्स चार्जेबल इस्टेट इज वर्थ कंसिडरिंग एक्सेस ऑफ 3,25,000 दिस विल ओके। तो वो लोग बोलना चाहते हैं कि इनहेरिटेंस टैक्स सेविंग 21,600 का हो रहा है, वही बहुत है।
there will be no impact on the amount of QSR available as the period between the date of the gift from his sister and Eric's death will still be 4 to 5 years. Perfect. तो क्योंकि ये चीज कैलकुलेट हो ही नहीं पाएगी, वो लोग ने बोला यहाँ मतलब वो यहाँ तक भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। बस ये जो तुम्हें नया 54,000 मिल रहा है, बस उतना ही हमें मतलब वो एडजस्टमेंट करके बता दो। ठीक है ना? फाइन। आगे बढ़ते हैं। Zach. Zach is a sole shareholder and employee of YoYo Limited, a company which provides consultancy services. In the year ended 31st of March 26, YoYo Limited's gross fee income from relevant engagements by Zach will be 1,10,000. Okay. Particular amount fees, gross fee income, gross fee income less 5% deduction, सैलरी। मुझे ये सब निकाला, एक मिनट, मैंने ये तो क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, मैं बस सीधा ही वो क्या बोलते हैं, पर्सनल कंपनी देख के चालू हो गया। कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम फॉर टैक्स ईयर 25-26 इफ द पर्सनल सर्विस कंपनी IR 35 legislation वेयर टू अप्लाई टू द फी इनकम रिसीव्ड बाय योयो लिमिटेड। तो सैलरी जो मुझे मिले, मुझे 24,000 की मिल रही है। क्लास 1 NIC एम्प्लॉयर, नहीं जो सैलरी तो मेरी हो गई, ये भी हो गया। अब क्या भाई? अभी बताता हूँ। मुझे ऐसा लगता है पहले मुझे है ना दिस माइनस दिस कर लेना चाहिए। डिविडेंड यार, डिविडेंड के साथ मैं क्या, डिविडेंड मैं लास्ट में ही देता हूँ, है ना? पर्सनल कंपनी है तो क्या हुआ, डिविडेंड तो मैं लास्ट में ही देता हूँ। दिस इंटू 13.8 डिवाइड बाय 113.8। परफेक्ट है। दिस माइनस दिस डिविडेंड, नोशनल सैलरी मेरी इतनी आती है, मतलब सैलरी इतनी आती है, therefore total taxable income would be, आती है नोशनल सैलरी, नॉर्मल सैलरी, समेशन में इन तीनों का करता हूँ तो मेरे को मिलता है 42,931। देखते हैं भाई कितने से गलत है आंसर। 68,931। ए नहीं, 68,931 परफेक्ट। एंड देन ओ राइट द डिविडेंड, यहाँ पे मैं डिविडेंड डाल देता हूँ 50,000 का, क्योंकि वो भी मुझे ही मिल रहा है, तो आता है 92,931। ये रहा 92,931। देन दे हैव जस्ट मतलब वो रिड्यूस द पर्सनल अलाउंस टू कैलकुलेट द टैक्सेबल इनकम। मैंने यहाँ पे टोटल टैक्सेबल इनकम ऐसे लिख दिया भाई, क्या बेवकूफ भाई, क्या करी भाई। टोटल इनकम लेस PA 12,570। आई कैन नॉट डू दिस अगेन इन द एग्जाम। तब जाके ये वैल्यू मिलती है। ठीक है, तो दिस वाज एरिक का सम। आई थिंक द मेजर ब्लॉकेज जो आया था, मुझे लगता है इधर ही आया था, क्योंकि ये सब कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी। आई थिंक वो हमें मार्क्स देख के पता चल, बट यार उन्होंने क्या पूछा था, एक्सप्लेन विद द एड ऑफ कैलकुलेशन द इम्पैक्ट ऑन द इनहेरिटेंस टैक्स लायबिलिटी। ओके,
दे डिडंट आस्क व्हाट इज द इनहेरिटेंस टैक्स लायबिलिटी, मतलब वो लायबिलिटी, दे जस्ट आस्क कि उसका इम्पैक्ट क्या है। वो तो हमको पहले ही पता चल गया था कि ये है 54,000 का नीलेड बैंडली, लेकिन हमने वो चीज थियोरी में बता दी। और प्रैक्टिकल में करते थे हमने पूरा ही 3,25,000 मतलब माइनस करके डेट टैक्स निकाल लिया। व्हाट इफ मैं, हाँ व्हाट इफ मैं डेथ ऑन 31st अगस्त ऐसे करता, और यहाँ पे मैं डेथ ऑन 31st मार्च ऐसे करता, तो फिर क्या होता? 3,25,000 -54,000, टैक्स सेविंग कितने की हो रही है? अरे भाई एक मिनट, टैक्स सेविंग जो हो रही है वो हो रही है इनडायरेक्टली 21,600 की। नाइस, 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 नाइस। 21,600 जो वैल्यू उनको ही मिली थी, 21,600 इतने का टैक्स सेव होता है, मतलब हमने इनडायरेक्टली सेम ही चीज की है, बस हमने वहां पे टोटल वैल्यूज के साथ किया हुआ है। नो, नो इश्यूज। थैंक यू एंड बाय।